हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास के अंदर पढ़ रहे थे डायबिटीज़ इंसिपिडस नाम की बीमारी के बारे में, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि एडीएच हार्मोन जो होता है उसका सिक्रीशन या फंक्शनिंग नॉर्मल की तुलना में कम होता है, उसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानकारी पढ़ चुके थे। काफ़ी कुछ जानकारी में क्या पढ़ा, एक बार आपके ब्रीफ ओवरव्यू के लिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक स्लाइड के तौर पर आपको दिखा देते हैं। हमने पिछली क्लास के अंतर्गत हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच बीमारी का नाम पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके अंतर्गत हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया के बारे में लिखा था। देन हमने टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था, दैट इज क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, उसके बाद नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस और इसके अलावा साइकोजेनिक। तीनों के कारणों के बारे में जिक्र किया था कि एक के अंदर ब्रेन के अंदर दिक्कत है जिसमें हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे में नेफ्रॉन्स में समस्या है और तीसरे के अंदर साइकोलॉजिकल बिहेवियर में प्रॉब्लम है। यही हमने ईटियोलॉजी में भी जिक्र किया कि या तो डैमेज इन द पिट्यूटरी हो या हाइपोथैलेमस हो, दूसरा रेसिस्टेंस इन द रिसेप्टर रहा हो या फिर बिहेवियर एबनॉर्मलिटी रही हो। देन हमने सिम्टम्स का जिक्र किया था कि अगर एडीएच नहीं है तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर प्रॉपरली नहीं हो पाता है और उसी वजह से बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें सभी का हम रीजन डिस्कस कर चुके थे। और आखिरी सिम्टम हाइपरनेट्रीमिया भी हमने पढ़ा था कि सोडियम लेवल बढ़ जाने की वजह यह है कि इसके अंदर पानी का लॉस बहुत ज़्यादा होता है और पानी का लॉस हो जाने की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम बढ़ता है। सोडियम की मात्रा में परिवर्तन नहीं आता लेकिन कंसंट्रेशन में परिवर्तन जरूर आता है। अब आगे हम डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस का डायग्नोसिस कैसे किया जाए, उसे पता कैसे लगाया जाए। डायबिटीज इंसिपिडस का पता लगाने के लिए सबसे पहला और नॉर्मल तरीका तो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन करें, उसके लक्षणों को देखने की कोशिश करें कि पेशेंट हमेशा ये कंप्लेन करेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बार बार दिन में 10-15 बार यूरिन जाना पड़ता है। इस प्रकार की अगर आपको कंप्लेंट्स देखने को मिलती है, लक्षण देखने को मिलते हैं, तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा तरीका हो सकता है, और दूसरा तरीका यह है सीरम एडीएच लेवल की जांच करवाई जाए। सीरम एडीएच लेवल की जांच करवाना मीन्स तात्पर्य यह है कि हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाकर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि उसके ब्लड के अंदर एडीएच की मात्रा कैसी है, नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है। उसके आधार पर हम टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं कि अगर कम मिलेगी तो क्रेनियोजेनिक प्रकार का होगा, नॉर्मल मिलेगी तो हो सकता है साइकोजेनिक प्रकार का एबनॉर्मलिटी रहा हो, या फिर एक्सेसिव मिलने पर मान सकते हैं कि नेफ्रोजेनिक प्रकार की समस्या हो सकती है। तो डायग्नोसिस के अंदर इतना ही। अब हम बात करने वाले हैं कि इस कंडीशन का हम मैनेजमेंट किस प्रकार करेंगे, कि अगर डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है तो हमारा इलाज का तरीका क्या रहेगा। अब इलाज का तरीका हम डिस्कस करें उससे पहले दिमाग में यह सवाल आना चाहिए कि डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें हार्मोन की मात्रा कम बन रही है, क्या उसके इलाज का तरीका केवल एचआरटी ही रहने वाला है? क्या हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से बीमारी के सभी प्रकारों का इलाज कर सकते हैं? सभी प्रकारों से तात्पर्य है कि क्रेनियोजेनिक भी था, नेफ्रोजेनिक भी था और साइकोजेनिक भी था। क्या इलाज के दौरान केवल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देकर सभी का इलाज कर पाना संभव है? तो जवाब ये होगा कि सभी का इलाज एक ही तरीके से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि याद करें, क्रेनियोजेनिक वाले के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी डैमेज हो चुके थे, उसके अंदर खुद व्यक्ति हार्मोन नहीं बना पा रहा था। वहां तो ये बात तर्क संगत है कि अगर हम इस पेशेंट को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे दें तो इस पेशेंट का इलाज संभव है कि जो हार्मोन उसका हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी नहीं रिलीज कर पाया, वह आपका हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी उसे बाहर से रेडीमेड तौर पर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें नेफ्रोजेनिक प्रकार की या साइकोजेनिक प्रकार की, नेफ्रोजेनिक मतलब जिसके अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तो बिल्कुल ठीक हैं लेकिन नेफ्रॉन्स में रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसे मरीज को एचआरटी देना उचित रहेगा? एचआरटी देना इस मरीज के लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन तो पहले से ये खुद भी बना पा रहा है। समस्या जो है वह रिसेप्टर के अंतर्गत है, हार्मोन की मात्रा में समस्या नहीं है। वहीं तीसरे प्रकार की बीमारी जो हमने पढ़ी थी साइकोजेनिक प्रकार की, उसके अंदर भी मरीज को हार्मोन बनाने में दिक्कत नहीं है, उसके बिहेवियर के अंदर एबनॉर्मलिटी है। तो उन मरीजों के लिए भी इलाज का तरीका अलग रहना चाहिए। तो यहां कुल मिला के बात यह है कि जैसे हमने टाइप्स अलग अलग पढ़े थे, वैसे ही हम मैनेजमेंट के अंतर्गत भी तीनों ही प्रकार का अलग अलग मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रेनियोजेनिक प्रकार का मैनेजमेंट। अब सबसे पहला है हमारा क्रेनियोजेनिक प्रकार के डायबिटीज इंसिपिडस का मैनेजमेंट।
अब इलाज समझने के लिए आपको ये सोचना होगा कि क्रेनियोजेनिक वाले में समस्या क्या थी। समस्या ये थी कि उसका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी डैमेज था, जिससे वो हार्मोन का निर्माण नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे डायबिटीज इंसिपिडस नाम की समस्या थी। तो इस मरीज का इलाज बहुत ही आसान रहने वाला है। इसे हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देकर इलाज दे सकते हैं। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने से इसमें जो कमी थी हार्मोन की वो पूरी हो जाएगी और मरीज बिल्कुल लक्षणों से मुक्त होगा और एकदम स्वस्थ महसूस करने वाला है। तो यहाँ क्रेनियोजेनिक का इलाज हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो सकता है। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम बात करें, हमारे पास जो रेडीमेड तौर पर हार्मोन अवेलेबल है उसका नाम होता है DDAVP। DDAVP जो हमारा ADH हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म है। ध्यान दें, जो प्राकृतिक तौर पर हमारे शरीर में बनता है उसे तो हम ADH के नाम से जानते हैं, और वैसा ही हमने जो रेडीमेड सिंथेटिक कृत्रिम हार्मोन जो बनाया है उसे हम DDAVP के नाम से जानते हैं। DDAVP की फुल फॉर्म समझें। फुल फॉर्म होती है 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। तो यहां DDAVP जो नाम लिखा गया उसकी फुल फॉर्म होती है 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, जिसमें शॉर्ट फॉर्म के तौर पर अलग अलग शब्दों को लिया गया है। पहला ये D, दूसरा D, तीसरा A, चौथा V और पांचवा P। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में DDAVP के नाम से जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। यह क्रेनियोजेनिक के इलाज के बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं दूसरे प्रकार के मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा प्रकार होता है नेफ्रोजेनिक वाला। नेफ्रोजेनिक का डिस्कशन करें उससे पहले एक एडिशनल जानकारी और समझें कि हम ये जो DDAVP नाम की दवाई होती है इसका इस्तेमाल डायबिटीज इंसिपिडस के इलाज में तो करते ही हैं, साथ ही साथ इस दवाई का इस्तेमाल हम हीमोफीलिया के मरीजों के अंदर भी करते हैं। अब हीमोफीलिया कौन से मरीज जिनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है उन्हें हम हीमोफीलिया के मरीज मानते हैं। तो उनके अंदर भी DDAVP कारगर साबित होता है। उनके अंदर कारगर क्यों है वो समझें, क्योंकि DDAVP नाम की दवाई जो कि सिंथेटिक प्रकार का एक हार्मोन है, वह हमारे शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 के सिंथेसिस को भी बढ़ावा देता है, मीन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स के बनने को बढ़ावा देता है। इसलिए यह हीमोफीलिया के मरीज में भी कुछ हद तक कारगर साबित हो सकता है। तो ये एडिशनल जानकारी याद रखनी है। वैसे महत्वपूर्ण तौर पर DDAVP को हम इस डायबिटीज इंसिपिडस वाले मरीज के लिए काम में लेते हैं। अब बात करेंगे हम दूसरे प्रकार के कंडीशन के इलाज के बारे में। हमारी दूसरा टाइप था नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। दूसरा था नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब बात करेंगे नेफ्रोजेनिक का इलाज किस प्रकार होगा। अब नेफ्रोजेनिक का इलाज समझने के लिए हमें वापस रिकॉल करना होगा कि नेफ्रोजेनिक में हुआ क्या था। नेफ्रोजेनिक वाले में समस्या यह थी कि उस पेशेंट के अंदर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन की संरचना है जिसमें DCT और CT वाला हिस्सा था, उसके ऊपर पाए जाने वाले ADH हार्मोन के रिसेप्टर ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वो रेसिस्टेंट हो गए थे। क्या इस मरीज में हार्मोन बन रहा था? तो जवाब होना चाहिए कि इसका हाइपोथैलेमस बिल्कुल ठीक था, इसमें हार्मोन का निर्माण तो हो रहा था, लेकिन रिसेप्टर में बीमारी की वजह से इसमें फंक्शन पूरी तरह नहीं हो पा रहा था। तो फिर इलाज के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो फिर सिंपल सी बात दिमाग में आनी चाहिए कि सर इस पेशेंट को तो ऐसा इलाज दिया जाना चाहिए जो रिसेप्टर को वापस एक्टिवेट करवाता हो। उसे इस मरीज को रेडीमेड हार्मोन की आवश्यकता नहीं है, हार्मोन तो ये खुद भी बना सकता है, इसे केवल रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाली दवाइयां चाहिए। तो हम इस पेशेंट के अंदर कुछ मेडिकल मैनेजमेंट करने वाले हैं और मेडिकल मैनेजमेंट के तौर पर हम कुछ दवाइयाँ देते हैं। और दवाइयाँ कौन सी देते हैं? ऐसी ड्रग्स देते हैं जो वापस से रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। रिसेप्टर की
सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। यहां पर सेंसिटिविटी से तात्पर्य समझें कि जो रिसेप्टर को वापस फंक्शन करने योग्य बनाएं, स्टिमुलेट करके उन्हें काम करने लायक बनाएं, उसे हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो यहां पर हम ऐसी दवाइयां देंगे जो वापस से रिसेप्टर को एक्टिवेट करके हार्मोन और रिसेप्टर की बॉन्डिंग को बढ़ावा देते हो। ऐसी कुछ दवाइयों के एग्जाम्पल हम लिखते हैं। ऐसी दवाइयां होती हैं, एक तो होती है क्लोरप्रोपामाइड, पहली होती है क्लोरप्रोपामाइड और दूसरी होती है कार्बामाजेपिन। तो यहां पर हमने दो दवाइयों के नाम लिखे हैं, पहला क्लोरप्रोपामाइड और दूसरी दवाई होती है कार्बामाजेपिन। अब क्लोरप्रोपामाइड जो है यह भी अपने आप में एक अलग विशेष ग्रुप की दवाई है, कार्बामाजेपिन भी अलग है। क्लोरप्रोपामाइड एक प्रकार की ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है और कार्बामाजेपिन एक प्रकार की एंटी एपिलेप्टिक दवाई होती है। अब ध्यान दें कि यह OHD और एंटी एपिलेप्टिक से क्या तात्पर्य है। मीन्स ये दवाइयां मेनली तौर पर तो बेसिकली तो किसी अन्य बीमारी में काम में ली जाती हैं, लेकिन उनका एडिशनल प्रभाव यह देखा गया है कि यह डायबिटीज इंसिपिडस में नेफ्रोजेनिक वाले मरीज में रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का भी काम कर सकती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल समझना होगा, क्या कोई दवाई दोहरा प्रभाव दिखा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें एस्प्रिन दवाई, सभी ने एस्प्रिन का नाम तो सुना ही होगा। एस्प्रिन को सामान्य तौर पर हम हेडेक के लिए काम में लेते हैं, मीन्स सिर दर्द के लिए काम में लेते हैं, उसे सही करने के लिए काम में लेते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वही एस्प्रिन अगर एक निश्चित डोज में दी जाए तो यह एंटी प्लेटलेट प्रभाव दिखाती है, खून का थक्का जमने से रोकती है और यह हार्ट अटैक वाले मरीजों में भी इस्तेमाल ली जा सकती है। वैसे ही हमारी ये कुछ दवाइयां जो हैं इनका भी दोहरा प्रभाव है। हमारी क्लोरप्रोपामाइड दवाई जो होती है यह ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, मतलब यह मेनली तो डायबिटीज मेलाइटस वाले मरीज में शुगर कंट्रोल करने में काम आती है। ध्यान दें, यह दवाई जनरली डायबिटीज मेलाइटस वाले के लिए इस्तेमाल होती है, शुगर कंट्रोल करने में काम आती है। लेकिन इसका एडिशनल प्रभाव यह भी देखा गया है कि यह किडनी के अंदर जाकर नेफ्रॉन्स में जाकर DCT और CT पर बने ADH रिसेप्टर को एक्टिवेट भी करता है और फिर शुगर वाले का शुगर मैनेज भी करता है। इसलिए इस दवाई को हम डायबिटीज इंसिपिडस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरी दवाई का नाम है कार्बामाजेपिन। कार्बामाजेपिन अपने आप में एक प्रकार की एंटी एपिलेप्टिक दवाई है। एंटी एपिलेप्टिक मतलब यह सीजर्स रोकने वाली दवाई है। अगर किसी पेशेंट को सीजर्स आ रहे होते हैं तो उसे रोकने वाली दवाई है एंटी एपिलेप्टिक, जिसे हम कार्बामाजेपिन बोलते हैं। इसका भी दोहरा प्रभाव है, ये एक निश्चित मात्रा में देते हैं तब सीजर रोकने में भी काम आती है, लेकिन साथ ही साथ यह किडनी के अंदर ADH रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का काम भी दिखा सकती है। इसलिए इस दवाई का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। तो यहां ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इस पेशेंट को शुगर की बीमारी नहीं थी फिर भी ये शुगर वाली दवाई क्यों दी है, इस पेशेंट को कोई सीजर्स भी नहीं आ रहे थे फिर सीजर वाली दवाई क्यों दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवाइयां हमारे इस पेशेंट में रिसेप्टर को एक्टिवेट करने वाला प्रभाव भी दिखाती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल हमने नेफ्रोजेनिक वाले मरीज के लिए किया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे प्रकार के टाइप के बारे में बात करेंगे। हमारा तीसरा टाइप होता है साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस वाले मरीज को न तो उसके हाइपोथैलेमस में हार्मोन बनने से संबंधित समस्या है और न ही इस पेशेंट को आपके किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के अंदर रिसेप्टर के रेसिस्टेंट होने वाली समस्या है। तो इसके अंदर अगर बिहेवियर में दिक्कत है तो हम इस पेशेंट में इलाज के तौर पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। किस थेरेपी का इस्तेमाल करने वाले हैं हम इसके इलाज के लिए? बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब उसे हम उसके व्यवहार को परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, उसे एडवाइस करेंगे, उसे समझाएंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि उसे ऐसा एक्सेसिव मात्रा में वाटर का इंटेक नहीं करना चाहिए और उस प्रकार से बिहेवियर को परिवर्तित करके हम इस प्रकार के साइकोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा संपूर्ण जानकारी हमारे डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में। तो हम पिछली क्लास में डायबिटीज इंसिपिडस के
जनरल ओवरव्यू, फिर टाइप्स, इटियोलॉजी और लक्षणों तक पढ़ चुके थे। आज हमने इसके डायग्नोसिस और इसके मैनेजमेंट का जिक्र किया। मैनेजमेंट के संदर्भ में इतना याद रखना है कि जैसा डायबिटीज इंसिपिडस का टाइप होगा उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। प्रॉब्लम हार्मोन नहीं बनने वाली होगी तो बाहर से हार्मोन देना पड़ेगा। प्रॉब्लम नेफ्रॉन्स में रिसेप्टर से संबंधित है तो उन्हें एक्टिवेट करवाने वाली दवाइयां देनी होंगी। और अगर प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली है तो साइकोलॉजिकली बिहेवियर को चेंज करने वाली थेरेपीज देनी होंगी। तो ये हो गया हमारा डायबिटीज इंसिपिडस। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी दूसरी बीमारी होने वाली है, दैट इज द हाइपर सीक्रीशन ऑफ द एडीएच। पहले हमने जो पढ़ा उस बीमारी का नाम था हाइपोसिक्रीशन ऑफ द एडीएच। अब हमारी बीमारी का नाम है हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एडीएच। हाइपर सिक्रीशन से तात्पर्य है कि अगर किसी कारणवश व्यक्ति के शरीर में एडीएच हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लग जाए तो यह हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच कहलाने वाला है। इस बीमारी में नाम से ही क्लियर है, व्यक्ति के शरीर में एडीएच की मात्रा या फंक्शनिंग जो है वह नॉर्मल की तुलना में ज्यादा होने लगेगा। और इस बीमारी को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, दैट इज द SIADH। इसे हम SIADH के नाम से जानते हैं। अब SIADH की फुल फॉर्म समझें। SIADH का मतलब होता है दैट इज सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर? SIADH का मतलब समझें। SIADH का मतलब है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस आधार पर शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है SIADH। अब इसका तात्पर्य समझें कि इसका मतलब क्या होता है। यहां पर इनअप्रोप्रिएट शब्द जो लिखा है उसे देखकर यह नहीं सोचना है कि यहां अपर्याप्त एडीएच का जिक्र हो रहा है तो एडीएच की मात्रा कम होगी। यहां अपर्याप्त से तात्पर्य निकल रहा है कि अगर नॉर्मल की तुलना में हार्मोन के लेवल में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन है तो उसे हम अपर्याप्त ही बोलेंगे। वो थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहे कम की तरफ हो या थोड़ा अधिक की तरफ हो, हमेशा अपर्याप्त कहलाता है। यहां पर अपर्याप्त से मतलब पर्याप्त की तुलना में ज्यादा से निकल रहा है। तो इस तथ्य को हमेशा याद रखना है कि एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एडीएच इनअप्रोप्रिएट लिखा गया है तो इनअप्रोप्रिएट मतलब कम से है। यहां SIADH नाम के अंतर्गत यहां इनअप्रोप्रिएट का मतलब नॉर्मल से ज्यादा होने पर निकल रहा है। जैसा कि हमने यहां लिखा है कि इस बीमारी में एडीएच की मात्रा जो होती है वह नॉर्मल की तुलना में स्लाइटली ज्यादा होती है। तो यहां सभी को नाम समझ में आ गया हो। ऐसा सिंड्रोम जिसमें अपर्याप्त मतलब स्लाइटली ज्यादा एडीएच जो बनता है उसे हम SIADH के नाम से जानते हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे इसके इटियोलॉजी के बारे में कि क्या कारण हो सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर एडीएच की मात्रा सामान्य की तुलना में ज्यादा बनने के पीछे। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण के तौर पर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण तो यही होगा कि पेशेंट के अंदर एडिनोमा बन चुका है और एडिनोमा जो है वह हाइपोथैलेमस में बना है। कहां पर बना हुआ है? एडिनोमा हाइपोथैलेमस के अंदर बना है। और ये एडिनोमा क्या करेगा? एडिनोमा का तात्पर्य ही होता है हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर। तो यह बहुत सारे एक्सेसिव मात्रा में हार्मोन का निर्माण करेगा जिससे खून में शरीर में एडीएच की मात्रा में वृद्धि हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर। इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर। इस तथ्य का मतलब समझें। इस तथ्य का मतलब यह है कि जैसा कि हमने पहली वाली बीमारी में डायबिटीज इंसिपिडस में यह पढ़ा था कि किसी व्यक्ति में अगर रिसेप्टर रेसिस्टेंट हो जाएं या काम करना कम कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में हार्मोन का फंक्शन भी ठीक से नहीं हो पाता है। यहां पर हम लिख रहे हैं कि अगर किसी कारणवश सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स बढ़ जाए
मतलब रिसेप्टर जहां पहले वाली बीमारी कम काम कर रहे थे, वहीं उसके विपरीत अगर ज्यादा काम करने लग जाएं, हाइपर स्टिमुलेटेड रहें, तो थोड़ा बहुत भी हार्मोन आकर चिपकेगा तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिवली रेस्पॉन्ड करते हुए ज्यादा फंक्शन को परफॉर्म करवाने वाले हैं। तो यह भी उस हार्मोन के ज्यादा रिजल्ट आने के पीछे, ज्यादा फंक्शन होने के पीछे जिम्मेदार हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति में रिसेप्टर ऐसा क्या कारण रहा होगा कि हाइपर एक्टिव हो गए हैं, ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे संभावित रीजन यह हो सकता है कि या तो पेशेंट को एंटी एपिलेप्टिक दवाई के तौर पर, मींस पेशेंट को डायबिटिक दवाई के तौर पर क्लोरप्रोपामाइड दवाई दी जा रही है, मींस पेशेंट को क्लोरप्रोपामाइड दवाई दी जा रही है, या फिर पेशेंट को कार्बामाजेपिन दवाई दी जा रही है। अब इन दोनों दवाइयों का नाम तो अभी ही हमने पढ़ा था। ये ऐसी दवाइयां थी जो कि इंसिपिडस वाले में हम इस्तेमाल किए थे, जिसके अंतर्गत ये दोनों दवाइयां जो थी, यह हार्मोन की रिसेप्टर जो हैं उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे थे। जैसा कि हमने अभी पिछले ही पॉइंट के अंदर पढ़ा था कि जनरली ये दोनों दवाइयां जो होती हैं, यह जाकर रिसेप्टर को सेंसिटिविटी को बढ़ाती हैं। तो अगर ये मरीज जिसको कि डायबिटीज मेलाइटस है या एपिलेप्सी वाली बीमारी है, और वो इलाज के तौर पर इन दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करता होगा, तो हो सकता है उसके किडनी में बैठे रिसेप्टर भी हाइपर एक्टिव हो जाएं, अधिक सेंसिटिव हो जाएं, और उसके अंदर SIADH वाले लक्षण देखने को मिल जाएं। तो जो मरीज रूटीनली तौर पर इस प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा होगा, उनके अंदर संभावना रहती है कि उसके अंदर भी हार्मोन हाइपर एक्टिविटी वाले लक्षण दिखाई दे। अब ध्यान दें, ये मरीज कौन होंगे? ये मरीज डायबिटीज इंसिपिडस वाले नहीं होंगे। ये मरीज जनरली शुगर वाला भी हो सकता है या एपिलेप्सी वाला भी हो सकता है। मान लिया जाए कि हमें डायबिटीज मेलाइटस है, हमने इलाज के लिए क्लोरप्रोपामाइड चालू की थी, हम रोज क्लोरप्रोपामाइड खाते हैं, तो जिस वजह से शुगर तो कंट्रोल रहता ही है, लेकिन हमारी किडनी में बैठे रिसेप्टर जो हैं वह भी हाइपर एक्टिव हो गए हैं, और उनकी वजह से SIADH जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो यहां हमने दो संभावित कारण लिखे। पहला, या तो हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर बन गया है, या फिर रिसेप्टर ही बहुत ज्यादा काम करने लग गए हैं, तो यह भी एक SIADH की वजह हो सकता है। अब हम बात करेंगे ईटियोलॉजी के बाद। अब हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट फाइंडिंग के बारे में, मींस लक्षणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में। तो बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? लक्षणों को समझने के लिए बीमारी में हुआ क्या है वो याद होना चाहिए। बीमारी में हुआ ये है कि ADH की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब ध्यान दें कि अगर ADH नॉर्मल मात्रा में होता तो वो क्या करता? अगर ADH नॉर्मल मात्रा में होता तो वह वाटर का रीएब्जॉर्ब करवा के लाता, जिससे खून के अंदर पानी की मात्रा बढ़ती और यूरिन की मात्रा जो थी वो कम होने वाली थी। मींस अधिक से अधिक रीएब्जॉर्प्शन होने वाला था, जिससे खून की मात्रा तो बढ़ती और यूरिन की मात्रा कम होने वाली थी। अब बात करते हैं कि हार्मोन जरूरत से ज्यादा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो फिर जवाब होना चाहिए कि सर ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा। ये अत्यधिक हार्मोन बहुत ज्यादा पानी को खींच खींच कर लाएगा। अगर पानी को बहुत ज्यादा मात्रा में खींच के लाएगा तो फिर यूरिन की मात्रा कैसी होगी? तो जवाब होगा कि यूरिन की मात्रा पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा या ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। तो यहां आंसर होना चाहिए कि पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया देखने को मिलेगा। मीन्स अमाउंट ऑफ यूरिन कम हो जाएगा। अगर यूरिन का अमाउंट कम है, मीन्स यूरिन में पानी कम है, तो पानी गया कहां? पानी रीएब्जॉर्ब होकर शरीर में आ गया है। क्लियर? तो यहां पर ओलिगोयूरिया होगा, और ओलिगोयूरिया के साथ साथ पेशेंट के अंदर हाइपर वोलेमिया भी देखने को मिलने वाला है। हाइपर वोलेमिया मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाना। और ब्लड वॉल्यूम क्यों बढ़ गया है? तो यहां आपको यह बात जरूर याद होनी चाहिए कि इस पेशेंट के अंदर ज्यादा मात्रा में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस वजह से इस पेशेंट के अंदर हाइपर वोलेमिया देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरे सिम्टम के बारे में। तीसरा सिम्टम देखने को मिलता है हाइपरटेंशन। अब ध्यान दें,
पहले दोनों लक्षणों की वजह समझ में आ गई होगी कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में रीएब्जॉर्ब होके आ गया है, इस वजह से यूरिन की मात्रा तो कम हो गई है और ब्लड की मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हाइपरवोलेमिया हो गया है। फिर हमने लिखा है कि हाइपरटेंशन हो गया है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो बताइए आपके हिसाब से ब्लड प्रेशर बढ़ने की क्या वजह रही होगी? तो यहां आंसर होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की एक वजह नहीं है, दो वजह है। अब सोचें कि दो वजह क्या है। इसके लिए आपको एडीएच के फंक्शंस की तरफ जाना होगा। एडीएच के दो फंक्शन हमने पढ़े थे कि एक तो यह वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, वहीं दूसरी तरफ इसका दूसरा फंक्शन होता है कि इस हार्मोन को हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, मतलब यह शरीर में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है। अब अगर ये शरीर में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है तो क्या वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी अपने आप में हाइपरटेंशन करवाने की वजह हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो पहली वजह तो रही है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का होना, और दूसरी वजह साथ ही साथ हो सकती है कि इस पेशेंट के अंदर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो हाइपरवोलेमिया भी एक वजह हो सकता है कि ब्लड जहां 5 लीटर होना चाहिए था वहां पानी ज़्यादा आ जाने की वजह से 5.5-6 लीटर हो गया है। तो यह भी हाइपरटेंशन की एक संभावित वजह हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले लक्षणों की बात करते हैं। अगले लक्षणों में हम जिक्र करेंगे कि इस पेशेंट के अंदर ब्लड ऑस्मोलरिटी और यूरिन ऑस्मोलरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और सोचें कि इसमें ब्लड और यूरिन ऑस्मोलरिटी पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ऑस्मोलरिटी मतलब गाढ़ापन, हम पहले ही बता चुके हैं। अब ये बताइए कि अगर अत्यधिक मात्रा में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है तो फिर सारा का सारा पानी खींचकर खून में आ जाता है। अगर खून में अत्यधिक पानी आ गया तो ऐसी स्थिति में वॉल्यूम कैसा हो गया है? वॉल्यूम तो हो गया है ज्यादा, और वॉल्यूम अगर ज्यादा हो गया है, अत्यधिक पानी खींचकर आया है, तो फिर खून गाढ़ा हो गया कि पतला हो गया? तो आंसर होना चाहिए कि खून पतला हो जाएगा, जिससे ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो है वो तो हो जाती है कम। अब वहीं बात करते हैं कि यूरिन की ऑस्मोलरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर अत्यधिक मात्रा में एडीएच फंक्शन करेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी रीएब्जॉर्ब होकर आता रहेगा, तो यूरिन के अंदर पानी होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? तो यूरिन के अंदर पानी बहुत कम होगा, जिससे ओलिगोयूरिया हुआ है। इसका मतलब यूरिन बहुत कम बन रहा है और बहुत गाढ़ा बन रहा है, जिससे यूरिन की ऑस्मोलरिटी जो है वह बढ़ने वाली है। मीन्स SIADH बीमारी के अंतर्गत ब्लड की ऑस्मोलरिटी तो कम हो जाती है और यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ने लगती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, हम अगले लक्षणों की तरफ बढ़ें। तो अगला लक्षण हमारा होने वाला है कि इसके अंदर सोडियम लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तब हमारा आंसर होगा, इस पेशेंट के अंदर हमें हाइपोनेट्रीमिया दिखाई देगा। क्या दिखाई देने वाला है? हाइपोनेट्रीमिया दिखाई देगा। हाइपोनेट्रीमिया का तात्पर्य तो सभी जानते ही हैं कि इस पेशेंट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वह कम होने वाली है। अब बात करते हैं कि इस पेशेंट में ओलिगोयूरिया था, मीन्स यूरिन की मात्रा बहुत कम बन रही थी। तो फिर सोडियम कम कैसे हो गया? क्या सोडियम शरीर से लॉस्ट हो गया? अगर लॉस्ट हो गया तो कहां से लॉस्ट हुआ? यूरिन की मात्रा तो बहुत कम बनी है, फिर यहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन कम क्यों हो गई? तो इसके लिए यहां पर मैं एक ही शब्द लिखूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। यह जो हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, इट इज नॉट द रियल हाइपोनेट्रीमिया, इट इज द डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। यह कौन से प्रकार का हाइपोनेट्रीमिया है? यह अपने आप में एक डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है। अब डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कैसे, इसे भी एग्जाम्पल से समझें। मान लेते हैं कि हमारे शरीर में 2 किलो सोडियम होना चाहिए था और 10 लीटर पानी की मात्रा शरीर में होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल वही जो हमने डायबिटीज इंसिपिडस के केस में पढ़ा था। मान लेते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति में 2 किलो सोडियम और उसमें 10 लीटर शरीर में पानी होना चाहिए था। अब बात करते हैं, अगर इस पेशेंट को SIADH नाम की बीमारी हो जाए तो उसके शरीर में रीएब्जॉर्प्शन किसका होगा? पानी का होगा कि सोडियम का होगा?
हम पूरे एडीएच हार्मोन में सोडियम के लाने ले जाने का तो जिक्र ही नहीं करते हैं। हमने एडीएच के फंक्शन के अंदर कि एडीएच सोडियम को बढ़ाता है कम करता है ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। मतलब अगर SIADH नाम की बीमारी होगी तो केवल वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब अगर सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा तो सोडियम तो अभी भी कितना रहेगा, 2 किलो ही रहेगा, लेकिन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, ध्यान दें, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ने पर क्या हो रहा था, हाइपर वॉलेमिया हो रहा था। तो इसका मतलब 10 लीटर की बजाय अब वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा, अब पानी का वॉल्यूम 12 लीटर हो जाएगा। अब ये बताइए क्या सोडियम की मात्रा में परिवर्तन आया है? मात्रा मतलब क्वांटिटी, हम यहां कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्वांटिटी की कर रहे हैं। मात्रा कितनी है, पहले भी 2 किलो थी, मात्रा अभी भी 2 किलो है, तो फिर कंसंट्रेशन चेंज कैसे हो गई? कंसंट्रेशन चेंज इसलिए हो गई क्योंकि उसमें और पानी आके मिल गया जिससे सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट होने की वजह से अब इस सॉल्यूशन में अगर सोडियम की कंसंट्रेशन देखी जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम थोड़ा कम हो जाएगा। वैसी ही घटना हमारे शरीर में देखने को मिलती है, हमारी ब्लड वेसल में देखने को मिलती है कि सोडियम तो उतना का उतना ही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से हाइपरवोलेमिया होता है और यह सोडियम को डाइल्यूट कर देता है और हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा तो शरीर में क्या नुकसान होगा। तो इसके पीछे आपको एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि शरीर के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ज्यादा डेंजरस है, हाइपरनेट्रीमिया या हाइपोनेट्रीमिया? तो क्या लगता है कौन सा अधिक डेंजरस होगा? जवाब होना चाहिए कि हाइपोनेट्रीमिया ज्यादा डेंजरस है हाइपरनेट्रीमिया की तुलना में। अब ये हाइपोनेट्रीमिया ज्यादा डेंजरस कैसे है, क्या लक्षण आने वाले हैं वो समझें। अब हम यहां बात करने वाले हैं कि अगर हाइपोनेट्रीमिया हो जाए तो क्या लक्षण देखने को मिलने वाले हैं। हाइपोनेट्रीमिया हो जाने पर 3 महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलते हैं और उन्हें हम बोलते हैं SSC सिम्टम। कौन से बोलने वाले हैं? SSC सिम्टम बोलने वाले हैं। SSC सिम्टम से तात्पर्य यह है कि यहां तीनों शब्दों का अलग अलग मतलब निकलने वाला है। अब तीनों शब्दों का अलग अलग मतलब क्या है? पहले S का मतलब तो होता है स्लीप इंक्रीज्ड, मतलब नींद ज्यादा आना, स्लीप मतलब नींद अधिक आना। दूसरे S का मतलब होता है सीजर्स आना, और C का मतलब होता है पेशेंट का कोमा में चला जाना। क्लियर? 3 महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलते हैं जिसे हम शॉर्ट फॉर्म नेमोनिक के तौर पर याद रखने के लिए हमने SSC सिम्टम कहा है। S का मतलब स्लिप इंक्रीज, सोमनोलेंस भी बोलते हैं, तो कहीं जगहों पर सोमनोलेंस भी लिखा हो सकता है। सोमनोलेंस का मतलब भी नींद आना होता है और स्लिप का मतलब भी नींद आना होता है। तो यहां हाइपोनेट्रीमिया के 3 लक्षण महत्वपूर्ण तौर पर देखने को मिलते हैं। पहला ज्यादा नींद का आना, दूसरा सीजर्स आने की संभावना, और तीसरा पेशेंट का कोमा में चला जाना। ये 3 महत्वपूर्ण लक्षण हाइपोनेट्रीमिया वाले मरीज में देखने को मिलने वाले हैं। अब ये सिम्टम सोडियम का लेवल कम हो जाने पर क्यों दिखाई देते हैं, इस तथ्य को हम समझते हैं यहां पर कि ऐसा क्या हुआ सर कि अगर हाइपोनेट्रीमिया हो गया, अचानक अगर सर्कुलेशन में सोडियम का लेवल कम हो गया, तो इससे ऐसे गंभीर लक्षण क्यों देखने को मिले। उसके पीछे लॉजिक समझें। मान लेते हैं कि ये आपके पूरे ब्रेन की स्ट्रक्चर है, मीन्स ये ब्रेन की संरचना है, और ब्रेन की संरचना में ये मान लिया जाए कि उसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स प्रवाहित हो रही हैं जो ब्लड लेकर जा रही हैं, उसको सप्लाई दे रही हैं। अब ये टिश्यूज जो हैं, मीन्स मान लेते हैं ये ब्रेन के पूरे टिश्यूज हैं। सामान्य तौर पर ये टिश्यूज कैसे रहते हैं? सामान्य तौर पर टिश्यूज रहते हैं आइसोटोनिक। ध्यान दें, हम अगर हेल्दी व्यक्ति हैं तो हमारे शरीर का प्रत्येक टिश्यू जो है, हर एक हिस्सा आइसोटोनिक है, मतलब सामान्य कंसंट्रेशन में है, न तो हाइपोटोनिक है और न ही हाइपरटोनिक है। न तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और न ही कंसंट्रेशन बहुत कम है। सामान्य तौर पर हमारा खून भी आइसोटोनिक है और हमारा टिश्यूज जो हैं, ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गन्स, टिश्यूज जो हैं, वह भी आइसोटोनिक हैं। क्लियर? ध्यान दें।
अब अगर खून भी आइसोटोनिक है और टिश्यूज भी आइसोटोनिक हैं तो ज्यादा फ्लूइड का लीकेज होना, ऐसा कोई विशेष एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर इस पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया हो गया, हाइपोनेट्रीमिया मतलब ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ गया और पानी आने से कंसंट्रेशन कम हो गई, तो कंसंट्रेशन कम हो जाने से अब ये खून जो पहले आइसोटोनिक था, अब यह खून किस में कन्वर्ट हो चुका है? हाइपोटोनिक में। ध्यान दें, एक एक तथ्य को समझें। पूरा हमारा ब्रेन का टिश्यू है, ये ब्लड वेसल है। अगर हम हेल्दी हैं तो हमारा खून भी आइसोटोनिक है और हमारे टिश्यूज भी आइसोटोनिक है। लेकिन इसमें यह हुआ है कि धीरे धीरे इसके सर्कुलेशन में जैसे जैसे सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती गई, पानी की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे टोन जो है, कंसंट्रेशन जो है कम हो गई और इस मरीज में अब हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है। अब ध्यान दें, खून तो हाइपोटोनिक हो गया, लेकिन अभी भी ब्रेन के टिश्यूज तो कैसे हैं? क्योंकि रीएब्जॉर्ब होकर जो पानी आया था वो ब्रेन के अंदर आया था कि ब्लड वेसल में आया था? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सर जो पानी रीएब्जॉर्ब होकर आया था वो तो ब्लड वेसल में आया था। तो इसका मतलब ब्रेन के टिश्यूज अभी भी कैसे हैं? आइसोटोनिक हैं और अचानक से हमारा ब्लड जो है वो कैसा हो चुका है? और ब्लड तो हो चुका है हाइपोटोनिक। अब ध्यान दें, अगर हमारा ब्लड जो है वह हाइपोटोनिक है और ब्रेन जो है वह अभी भी आइसोटोनिक बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अगर दो अलग अलग जगहों की कंसंट्रेशन में परिवर्तन हो, कोई चेंज हो, तो क्या उनके बीच में फ्लूइड का एक्सचेंज, क्या फ्लूइड का मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? तो सिंपली आपका जवाब होगा कि सर अगर दो जगहों पर कंसंट्रेशन अलग अलग होती है तो फ्लूइड का मूवमेंट जरूर होगा। तो फ्लूइड का मूवमेंट हमेशा किस तरफ होता है? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन? तो इसके लिए अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहां एक और एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। यहां पर मान लेते हैं ये एक टब है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और बीच में एक परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके आर पार पानी जा सकता है। इधर 1 किलो नमक घुला हुआ है और 5 लीटर पानी रखा हुआ है। इधर 2 किलो नमक घुला हुआ है और 5 लीटर पानी रखा हुआ है। क्या ए और बी दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अलग अलग है या नहीं है? दोनों में पानी की मात्रा तो सेम है, पहले वाले में भी 5 लीटर है, दूसरे वाले में भी 5 लीटर है। पहले वाले में सोडियम जो है 1 किलो है, दूसरे वाले में 2 किलो है। कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा होगा, अधिक कंसंट्रेशन वाला होगा? तो जवाब यही होगा कि सर बी वाला जो है जिसमें ज्यादा नमक घोला गया है वो ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होने वाला है। अब अगर इस बीच की दीवार से फ्लूइड के आना जाना इधर उधर अलाउ हो तो पानी कौन सी दिशा में प्रवाहित होगा? वह ए वाली साइड से बी वाली साइड में आएगा, मीन्स इस दिशा में प्रवाहित होगा, या फिर बी वाली साइड से ए वाली साइड में जाएगा? तो यहां पर सिद्धांत याद रखें, हमेशा पानी का मूवमेंट जो होता है वह कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होने वाला है। यहां पर कम कंसंट्रेशन वाला कौन है? ज्यादा पतला सॉल्यूशन कौन सा है? ए वाला। और ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कौन सा है? बी वाला। इसका मतलब पानी किस दिशा में मूव करेगा? पानी हमेशा ए से बी की तरफ मूव करने वाला है, मीन्स कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूव करने वाला है। तो यह सिद्धांत याद रखें कि यह ऑस्मोलरिटी का सिद्धांत है कि पानी का मूवमेंट जो है वह कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ होने वाला है। इसी सिद्धांत को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। हमारे पास भी यहां पर एक बीच में ये मेम्ब्रेन है जो ब्लड वेसल्स की दीवारें हैं और उसके दोनों तरफ जो है वह कंसंट्रेशन में फर्क है। ब्लड वेसल्स अगर ये चल रही हैं तो ब्लड वेसल के अंदर तो कंसंट्रेशन है हाइपो वाली, मतलब कम कंसंट्रेशन है, और ब्रेन के जो ये सारे टिश्यूज हैं उनमें कंसंट्रेशन है आइसोटोनिक वाली। अब ये बताइए,
हाइपो मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन है या आइसो मतलब, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, तो जवाब यही होगा कि सर आइसोटोनिक वाला कंपैरेटिवली थोड़ा अधिक कंसंट्रेटेड है और हाइपोटोनिक वाला थोड़ा कम कंसंट्रेटेड है। तो क्या यहां पर भी फ्लूइड का एक्सचेंज होगा, तो फ्लूइड का एक्सचेंज बिल्कुल होने वाला है और वो फ्लूइड का एक्सचेंज होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। मतलब पानी जो है वह ब्लड से निकल कर ब्रेन टिश्यूज में इकट्ठा होने लगेगा एंड इट विल कॉज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट इज नोन एज द सेरेब्रल एडिमा। सभी को इतना तो पता ही होगा कि इंटरस्टिशियल टिश्यूज में अगर पानी इकट्ठा होने लग जाए तो उसे हम एडिमा के नाम से जानते हैं। तो यहां सेरेब्रम मीन्स यहां ब्रेन के टिश्यूज के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाएगा और यह सेरेब्रल एडिमा को बढ़ावा दे सकता है। क्लियर है सभी को? अगर सेरेब्रल एडिमा होगा तो क्या होगा? सेरेब्रल एडिमा होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अगर एडिमा होगा तो ज्यादा स्पेस घेरेगा और वह खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ाएगा, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से अधिक नींद आना, सीजर्स आने के चांस होना, मरीज का कोमा में चला जाना, ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये था, हमने पूरा सिद्धांत समझा इस पॉइंट के बारे में कि हाइपोनेट्रीमिया का हो जाना कैसे जानलेवा साबित हो सकता है और यह SSC सिम्टम कैसे पैदा कर सकता है। अब एक और तथ्य एडिशनल जानकारी ऐड करें कि हमारे शरीर में नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम कितना होता है, तो सभी को पता होगा कि यह 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होने वाला है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रख लें कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम इन द ब्लड की बात की जाए तो वह 135 टू 145 MEQ पर लीटर देखने को मिलता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये 135 से थोड़ा सा ही कम होते ही जानलेवा ऐसे सीजर्स जैसे लक्षण आ जाएंगे? तो तुरंत नहीं आने वाले हैं। अगर 135 तक नॉर्मल है, अगर मैं यहां कहूं कि 134 हो जाए तो क्या व्यक्ति में सीजर आ जाएंगे? तो नहीं आने वाले हैं। ये जानलेवा तब साबित होता है जब सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वह लेस देन 125 MEQ पर लीटर तक पहुंच जाती है। मीन्स 135 से 145 तो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है तो शुरुआती लक्षण आने लगेंगे और यह जानलेवा तब साबित होगा जब सोडियम की कंसंट्रेशन 125 MEQ पर लीटर से भी कम हो जाए, तो यह बिल्कुल जानलेवा साबित होगा और यह SSC जैसे सिम्टम पैदा कर सकता है। तो यह हो गया हमारा 3 प्रकार के लक्षणों के बारे में कि SSC सिम्टम, उसका पूरा रीजन कि ऐसा क्यों होता है वो हमने डिटेल में पढ़ा कि यह अचानक से खून के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाना सेरेब्रल एडिमा को बढ़ावा देता है और सेरेब्रल एडिमा हो जाने से ICP बढ़ता है और ICP के बढ़ने की वजह से ही वह हमारे SSC सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर? अगर ये पूरा लॉजिक समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस से बोल देता हूं, ध्यान से सुन लें। ये तो हो गया हमारा ब्रेन टिश्यूज और ये बीच में जा रही है आर्टरी मतलब ब्लड वेसल। क्लियर? अब पहले तो हम बात करते हैं हेल्दी व्यक्ति की। अगर हम हेल्दी व्यक्ति हैं तो ये आर्टरी भी आइसोटोनिक है और ब्रेन के टिश्यूज भी आइसोटोनिक है, कोई फ्लूइड एक्सचेंज का लफड़ा नहीं है, कोई एडिमा हो जाने की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन बीमारी यह हुई है कि बीमारी हो गई है SIADH। बीमारी कौन सी हुई है? SIADH हुई है, जिससे ADH की मात्रा बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो गया है, जिससे खून जो है वो पतला हो गया है। खून पतला कैसे हो गया? बहुत ज्यादा पानी जो आ गया है इस वजह से खून पतला हो गया। अब खून पतला हो गया तो इस ब्लड वेसल में बहने वाला खून जो पहले आइसोटोनिक था वो अब किस में परिवर्तित हो चुका है? अब वह हाइपोटोनिक में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन क्या इतना तेजी से ब्रेन के टिश्यूज में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? ब्रेन के टिश्यूज में परिवर्तन नहीं आया है, वो तो अभी भी आइसोटोनिक ही है। इसका मतलब 2 जगहों पर एक अलग अलग कंसंट्रेशन डेवलप हुई है। वेसल्स के अंदर तो हाइपोटोनिक हो गया है और ब्रेन के टिश्यूज अभी भी आइसोटोनिक हैं।
ऐसी स्थिति में फ्लूइड का एक्सचेंज होगा। फ्लूइड हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ बहता है। तो लो कंसंट्रेशन हो गई हाइपो वाली जो कि ब्लड की है, और हाई कंसंट्रेशन हो गई आइसो वाली जो कि ब्रेन की है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड वेसल से पानी निकलकर ब्रेन टिश्यूज में आने लगता है, जिससे सेरेब्रल एडिमा हो जाता है, और सेरेब्रल एडिमा होने से आईसीपी बढ़ता है, और आईसीपी के बढ़ने की वजह से हमें एसएससी सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर सभी को? अब बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग के बाद में। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में कि क्या इलाज हो सकता है इस पेशेंट का अगर उसे SIADH वाली बीमारी है। तो अब इसका परमानेंट इलाज अगर हम डिस्कस करें, उससे पहले हमें इमीडिएट इंटरवेंशन को भी डिस्कस करना जरूरी है। अब इमीडिएट इंटरवेंशन कहां से आ गए उस बात को समझें। अब यहां पर हमें इमीडिएट इंटरवेंशन समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा मरीज जो है जिसे SIADH नाम की प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं कि यह अपने लक्षणों के साथ में ओपीडी में ही इलाज करवाने आए। हो सकता है कि इसे बीमारी पहले पता ही नहीं है और अचानक जानलेवा लक्षणों की वजह से यह इमरजेंसी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है। इमरजेंसी में आएगा तो कौन से लक्षण लेकर आएगा? तो यहां पर लक्षण हमने पढ़े थे वही हाइपोनेट्रीमिया वाले, वह एसएससी सिम्टम कि बिल्कुल सीजर्स आ रहे हैं, बेहोशी की हालत में है, ऐसा इमरजेंसी में आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उस मरीज को जान बचाने के लिए कुछ लाइफ सेविंग इमीडिएट इंटरवेंशन करने होंगे। तब ये बताइए, इस मरीज के जो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम आ रहे थे कि मतलब बेहोश आया था, सीजर्स आ रहे थे, उनके पीछे वजह क्या थी? उनके पीछे वजह यह थी कि पेशेंट के अंदर सीरम सोडियम लेवल बहुत कम था, उसके अंदर डिक्रीज्ड सोडियम लेवल जो था, यह वजह था उसके अंदर जानलेवा सिम्टम्स आने का। तो हमारा इमीडिएट इंटरवेंशन इसी बात पर फोकस करने वाला है कि उसका सीरम सोडियम लेवल जो है वह जल्द से जल्द नॉर्मल रेंज की तरफ लाया जाए। अब बात करते हैं कि क्या सीरम सोडियम लेवल नॉर्मल रेंज में लाने के लिए हम नॉर्मल सलाइन की बोतल चालू कर दें? सभी को नॉर्मल सलाइन तो पता ही होगा। नॉर्मल सलाइन में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ही होता है। तो क्या हम इसके सोडियम लेवल को सही करने के लिए NS की बोतल चढ़ा देंगे? तो NS की बोतल की कंसंट्रेशन भी सभी को याद होनी चाहिए कि NS की बोतल की कंसंट्रेशन होती है 0.9%। क्या इसे 500 ml की बोतल लेके चढ़ा देनी चाहिए कि उसका सीरम सोडियम लेवल तुरंत नॉर्मल हो जाए? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अगर इस पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया है और इसे 0.9% वाली NS तुरंत 500 ml या 1000 ml, आधा लीटर या 1 लीटर फ्लूइड चढ़ा देना चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। बिल्कुल गलत इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमें केवल सोडियम लेवल को ही ध्यान में नहीं रखना है, हमें यह भी बात ध्यान में रखनी है कि पेशेंट अभी कौन सी कंडीशन से ग्रसित है। पेशेंट में हाइपर वोलेमिया भी हो रखा है और साथ ही साथ मरीज का बीपी भी बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा बीपी वाले को या ब्लड वॉल्यूम अधिक वाले को क्या आप अचानक से 1 लीटर या 500 ml फ्लूइड चढ़ा देते हैं? तो आपका आंसर होगा कि सर हम ऐसे पेशेंट को अचानक से 500 ml या 1000 ml NS तो नहीं चढ़ाते हैं। चढ़ाएंगे तो क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएगा और यह और बीपी को बढ़ाकर जानलेवा तक साबित हो सकता है। तो हम इस पेशेंट के इलाज का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम इस पेशेंट के इलाज के अंतर्गत इसको नॉर्मल सलाइन जो है वह नहीं चढ़ाने वाले हैं। यह हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो फिर क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन रखा जाए? ऐसी स्थिति में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन रहने वाला है कि हम सोडियम को बढ़ाने पर फोकस करें, और सोडियम को बढ़ाने के लिए हम एक हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन देंगे, और हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होता है 3% NS, और 3% NS की हम केवल और केवल मात्रा चढ़ाते हैं 100 ml। कितनी मात्रा चढ़ाने वाले हैं? 100 ml, ताकि छोटी जो 100 ml वाली बोतल आती है वही बोतल चढ़ाएंगे तो इसके अंदर ब्लड वॉल्यूम भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और 3% जो नॉर्मल सलाइन की बोतल 0.9% कंसंट्रेशन वाली थी उसकी जगह पर हमने 3% कंसंट्रेशन वाली NS इस्तेमाल किया है। तो सोडियम के लेवल में भी काफी जल्दी परिवर्तन आने वाला है और नॉर्मल रेंज की तरफ सोडियम आने वाला है। जिन्होंने भी अस्पताल में काम किया है उन्होंने जरूर देखा होगा कि जब भी हाइपोनेट्रीमिया वाले मरीज होते हैं तो उनके अंदर हम ऐसा 3% NS की बोतल चढ़ाने वाले हैं। क्लियर?
3% NS की बोतल चढ़ाकर हमने इसके सीरम सोडियम लेवल को नॉर्मल कर दिया, लेकिन अभी भी इस पेशेंट में हाइपर वॉलेमिया, अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में हम डायूरेटिक्स थेरेपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी थेरेपी? हम डायूरेटिक्स थेरेपी भी काम में ले सकते हैं। डायूरेटिक्स पहले क्यों नहीं देनी है और बाद में क्यों देनी है, दोनों बातों को समझें। पहले हमारे पास दो लक्षण थे, सोडियम का लेवल भी कम था और दूसरा उसके अंदर हाइपर वॉलेमिया भी था। हाइपर वॉलेमिया मतलब खून की मात्रा भी बहुत ज्यादा थी और साथ ही साथ सोडियम की कंसंट्रेशन कम थी। हमें दोनों का इलाज करना है। उसका खून जो 5 लीटर की बजाय 6 लीटर हो गया है उसे 5 की तरफ भी लाना है, और साथ ही साथ सोडियम जो 125 MEQ पर लीटर से नीचे चला गया है उसे वापस नॉर्मल की तरफ भी लाना है। अगर मैं सोडियम को करेक्ट किए बिना पहले डायूरेटिक दे दूं, वॉल्यूम को कम करने के लिए डायूरेटिक कौन सी देंगे? हम लेसिक्स देंगे। लेसिक्स अपने आप में एक साइड इफेक्ट रखती है कि वह हाइपोनेट्रीमिया का लक्षण और ज्यादा बढ़ा सकती है, क्योंकि लेसिक्स शरीर से सोडियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है, जिससे और ज्यादा घातक परेशानी बन सकती है। इसलिए ऐसे मरीजों में हम आते ही तुरंत डायूरेटिक नहीं देते हैं। आते ही तुरंत डायूरेटिक देंगे तो और ज्यादा सोडियम शरीर से बाहर निकलेगा और मरीज की स्थिति जो पहले से कम सोडियम से जूझ रहा है और ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि दोनों का इलाज करना है, तो पहली प्रायोरिटी पर तो इसको रखा जाए और दूसरी प्रायोरिटी पर इसको रखा जाए। पहली प्रायोरिटी पर मतलब पहले तो सोडियम को नॉर्मल तक लाया जाए और उसके बाद में ज्यादा वॉल्यूम को वापस नॉर्मल या फिर कम करा दिया जाए। तो इसके लिए हमने डिक्रीज्ड सोडियम को ठीक करने के लिए तो 3% NS चढ़ा दिया और हमने हाइपर वॉलेमिया को सही करने के लिए डायूरेटिक्स थेरेपी का इस्तेमाल किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इमीडिएट इंटरवेंशन के तौर पर। अब हम बात करेंगे परमानेंट ट्रीटमेंट के तौर पर। तो अन्य ट्रीटमेंट के तौर पर हमारे पास इलाज का तरीका हो सकता है, HRT हम यहां पर नहीं देने वाले हैं, ध्यान दें। HRT किसके लिए देते हैं? HRT हम उन मरीजों के लिए देते हैं जिनके अंदर हार्मोन की मात्रा कम होती है, तो उन्हें हम रेडीमेड तौर पर हार्मोन्स देते हैं। यहां पर हार्मोन्स ऑलरेडी ज्यादा हैं तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी न देकर हार्मोन को कम करने वाले इलाज करेंगे। तो अदर ट्रीटमेंट के तौर पर हमारे पास एक तो इलाज हो सकता है सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या इलाज हो सकता है? सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर हम पहला ऑपरेशन ये कर सकते हैं कि हम ट्यूमर रिमूवल करवा दें, जिससे ADH को अत्यधिक मात्रा में जो प्रोड्यूस करने वाला ट्यूमर था वो काट कर निकाल दिया जाए, जिससे ADH की मात्रा वापस नॉर्मल लेवल की तरफ आ जाए। ध्यान से वापस से बात को सुने। हमने कहा कि अगर इमरजेंसी में आएगा, बेहोशी की हालत में आएगा, तब तो हमारे ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन रहेंगे कि इमीडिएट इंटरवेंशन के तौर पर तो हम ये इलाज देने वाले हैं, पहले 3% NS और बाद में डायूरेटिक। अब बात करते हैं कि हमारा परमानेंट ट्रीटमेंट क्या रहेगा कि रोजाना ट्यूमर जो है, एडिनोमा जो है, अत्यधिक हार्मोन बनाता ही जा रहा है। तो परमानेंट इलाज के तौर पर हम ये कर सकते हैं कि ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाए। अगर ट्यूमर को रिमूव कर देंगे तो ADH का प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा, जिससे SIADH वाली समस्या को रोका जा सकता है। अब बात करते हैं, हमारे पास एक दूसरा ट्रीटमेंट का तरीका यह भी है कि हम उस पेशेंट के अंदर रिसेप्टर के ऊपर काम करने वाली दवाइयां दें और जो रिसेप्टर बहुत हाइपर एक्टिव हो गए हैं। ध्यान दें, हमने SIADH के कारणों के अंदर एक पॉइंट यह भी लिखा था कि पेशेंट के अंदर रिसेप्टर अगर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो, तब भी SIADH वाले लक्षण आ सकते हैं। तो हम रिसेप्टर की फंक्शनिंग को डिक्रीज करने वाली दवाइयां देकर उसकी सेंसिटिविटी को कम करवा सकते हैं या फिर उसके रिसेप्टर को कुछ हद तक रेसिस्टेंट बना सकते हैं। ऐसी दवाइयां हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसी दवाइयां कौन कौन सी हैं? हमारे पास कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। पहली तो होती है लिथियम और दूसरी होती है डेमेक्लोसाइक्लिन। पहली होती है लिथियम और दूसरी होती है डेमेक्लोसाइक्लिन। अब इन दोनों दवाइयों का महत्व समझें। पहली
दवाई जो होती है लिथियम, ये तो अपने आप में एक प्रकार की मूड स्टेबिलाइजर दवाई होने वाली है। कौन सी प्रकार की दवाई है? ये तो अपने आप में एक मूड स्टेबिलाइजर दवाई है। मूड स्टेबिलाइजर मतलब जो मेनिया के मरीज होते हैं, मूड डिसऑर्डर के मरीज होते हैं, उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। और डेमेक्लोसाइक्लिन जो है यह अपने आप में एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई होती है जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के अंतर्गत आने वाली है। अब इन दवाइयों का यहाँ क्या इस्तेमाल है वो समझें। बेसिकली लिथियम जो होती है उसे मेनिया के मरीजों में इस्तेमाल करते हैं, मूड ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी डेमेक्लोसाइक्लिन जो है उसका इस्तेमाल एंटीबायोटिक के तौर पर होता है। तो ये अपने फंक्शन को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उनका एडिशनल प्रभाव, जैसा कि हम बात करते हैं कि कोई दवाई दोहरा प्रभाव भी रख सकती है। मींस लिथियम मूड को तो सही करती है, साथ ही साथ किडनी के अंदर पाए जाने वाले एडीएच रिसेप्टर जो होते हैं उनको सप्रेस करता है, उनकी एक्टिविटी को कमजोर करता है। तो अगर किसी में रिसेप्टर हाइपर एक्टिव हो गए हों और हमें उनके काम को दबाना हो, कम करना हो, तो हम उस केस में लिथियम और डेमेक्लोसाइक्लिन जैसी दवाइयां काम में ले सकते हैं। तो यहां आपको दो अलग अलग तरह की मेडिसिन याद रखनी होंगी। एक तो हमने पढ़ी थी डायबिटीज इंसिपिडस में, और दूसरी हम पढ़ रहे हैं SIADH के अंदर। इंसिपिडस वाले में रिसेप्टर काम नहीं कर रहे थे, तो हमें दवाइयां कैसी देनी थी? ऐसी दवाइयां देनी थी जो रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देती हों। ऐसी दो दवाइयां कौन सी थी? क्लोरप्रोपामाइड और कार्बामाजेपिन। दूसरी तरफ याद रखना है कि हमारी बीमारी अगर SIADH है, इसमें अगर रिसेप्टर बहुत हाइपर एक्टिव हो तो हमें अब ऐसी दवाई देनी है कि वो रिसेप्टर को दबा देते हों, सेंसिटिविटी को कम कर देते हों। तो ऐसी दवाइयों के एग्जाम्पल हैं, पहला लिथियम और दूसरा डेमेक्लोसाइक्लिन। तो ये हमारा इलाज हो सकता है, या तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट करके हार्मोन रिलीज करने वाले ट्यूमर को ही निकाल दें, या फिर किडनी के अंदर रिसेप्टर की फंक्शनिंग को थोड़ा सप्रेस कर दें। तो ये दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं, परमानेंट इलाज के तौर पर और इमीडिएट इंटरवेंशन के तौर पर हमें इस प्रकार 3% NS और डायूरेटिक थेरेपी देनी होगी। क्लियर? तो ये था हमारा आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने डायबिटीज इंसिपिडस के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट से संबंधित पॉइंट पढ़े। एक बार स्लाइड्स वापस दिखा देते हैं, ध्यान दें। आज हमने जो भी डिस्कस किया है, आज हमने पढ़ा था कि इस पेशेंट के अंदर जिसमें डायबिटीज इंसिपिडस है उसका डायग्नोसिस कैसे होना है। तो डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन और सीरम ADH लेवल से होना है। देन हमने मैनेजमेंट पढ़ना शुरू किया। मैनेजमेंट में हमने ये डिस्कस किया कि अगर डायबिटीज इंसिपिडस का प्रकार अलग अलग है, कारण अलग अलग हैं, तो इलाज का तरीका भी अलग अलग रहना चाहिए। क्रेनियोजेनिक अगर हार्मोन के बनने से संबंधित प्रॉब्लम है तो अपने आप बाहर से रेडीमेड हार्मोन दे दिया जाए। हार्मोन जो रेडीमेड मिलता है वो कौन सा है? DDAVP है, जिसकी फुल फॉर्म 1D अमाइनो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन आपको याद रखनी है। क्लियर? इसके बाद में हमने बात कही कि अगर प्रॉब्लम नेफ्रोजेनिक प्रकार की है, नेफ्रॉन में रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसी दवाइयां देनी है जो रिसेप्टर को वापस सेंसिटिव बनाती हों, वापस रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हों। ऐसी दो दवाइयों के एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रॉब्लम अगर साइकोजेनिक प्रकार की हो तो हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी देनी है, उसकी आदतों को परिवर्तित करने की कोशिश करनी है। देन हमने पढ़ा दूसरी बीमारी के बारे में, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH। बीमारी का नाम होता है SIADH, मतलब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH। हमारे इस बीमारी में इनअप्रोप्रिएट का तात्पर्य निकलता है इंक्रीज्ड, मतलब नॉर्मल की तुलना में ज्यादा होना। फिर हमने पढ़ा इसके इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी में दो कारण हमने लिखे। पहला तो हो सकता है एडिनोमा, मीन्स हार्मोन बनाने वाला ट्यूमर हो गया हो जिससे अत्यधिक मात्रा में हार्मोन बनते हो, और दूसरा हो सकता है कि रिसेप्टर ही हाइपर एक्टिव हो गए हो जिससे ज्यादा अत्यधिक फंक्शन दिखाई देता हो। ये दो संभावित कारण हो सकते हैं। फिर हमने पढ़ा लक्षणों के बारे में। पहला लक्षण है कि अगर ADH बहुत ज्यादा है तो अत्यधिक मात्रा में पानी का रीएब्जॉर्प्शन करता होगा, जिससे यूरिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ओलिगोयूरिया लक्षण दिखाई देगा, सारा पानी वापस खून में आएगा तो हाइपर वोलेमिया हो जाएगा, वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो हाइपरटेंशन हो जाएगा। हाइपरटेंशन की एक वजह यह भी हो सकती है कि ADH जो होता है अपने आप में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाला प्रभाव दिखाता है।
तो अगर एडीएच ज्यादा है तो अत्यधिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा जिससे हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि ब्लड और यूरिन की ऑस्मोलरिटीज में परिवर्तन आएगा। ब्लड में बहुत सारा पानी आएगा तो ऑस्मोलरिटी कम, और यूरिन बहुत थोड़ा सा होगा तो बहुत गाढ़ा होगा तो उसमें ऑस्मोलरिटी ज्यादा। फिर हमने पढ़ा था कि हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया क्यों हुआ? क्या शरीर से सोडियम निकल गया इसलिए कंसंट्रेशन कम हो गई? तो जवाब होना चाहिए कि सर सोडियम शरीर से नहीं निकला था, कंसंट्रेशन कम होने की वजह सोडियम का जाना नहीं है, पानी का आना इसके अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होने की वजह है। इसे हमने एक महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पर लिखा कि इस घटना को हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया का नाम दे सकते हैं। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया मीन्स पानी ज्यादा आ गया जिससे जो सोडियम था वो डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन कम हो गई। कंसंट्रेशन नॉर्मली कितनी होती है? 135 टू 145 MEQ पर लीटर होती है, और अगर ये कंसंट्रेशन 125 से कम हो जाए तो जानलेवा सिम्टम दिखाई देते हैं। और जानलेवा सिम्टम कौन से हो सकते हैं? 3 लक्षण होते हैं। SSC, एस का मतलब अत्यधिक नींद आना, दूसरे एस का मतलब सीजर्स आने की संभावना, और सी का मतलब कोमा। ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे हमने पूरा लॉजिक पढ़ा कि अगर ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम हो जाए और ब्रेन के टिश्यू की ऑस्मोलरिटी आइसोटोनिक हो तो दोनों के बीच में फ्लूइड का एक्सचेंज होगा, और फ्लूइड किस दिशा में बहेगा? फ्लूइड जो है वह ब्लड से निकल कर ब्रेन के टिश्यूज में जाने लगेगा, जिससे सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। सेरेब्रल एडिमा होने से आईसीपी बढ़ता है, और आईसीपी बढ़ने से एसएससी लक्षण देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि इस कंडीशन के मैनेजमेंट के बारे में। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस के लिए इस बीमारी में भी हम सीरम एडीएच लेवल की जांच करवा सकते हैं। तो ध्यान दें कि डायग्नोसिस में हम SI-ADH की जांच करवाने वाले हैं। SI-ADH के अंदर डायग्नोसिस के लिए हम सीरम एडीएच लेवल मींस ब्लड के अंदर पाए जाने वाले एडीएच हार्मोन की मात्रा की जांच करवाने वाले हैं। मैनेजमेंट का जिक्र करें तो अगर ये मरीज इमीडिएटली इमरजेंसी में सीजर्स या कोमा वाली स्थिति में आता है तो इमीडिएट इंटरवेंशन के तौर पर पहला तो हमें डिक्रीज द सोडियम को ठीक करना है, और दूसरा हमें हाइपरवोलेमिया को ठीक करना है। डिक्रीज द सोडियम को ठीक करने के लिए हमें तुरंत 3% NS चढ़ाना होगा, लगभग 100 ml के आसपास, और उसके बाद में हमें हाइपरवोलेमिया को ठीक करने के लिए डायूरेटिक्स थेरेपी चलाना होगा। फिर हमने जिक्र किया परमानेंट इलाज के बारे में। परमानेंट इलाज सर्जिकल मैनेजमेंट हो सकता है कि अगर ट्यूमर हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर बन चुका है तो सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पर उस ट्यूमर को ही निकाल दिया जाए, जिससे प्रोडक्शन ऑफ द एक्सेसिव हार्मोन को रोका जा सके। दूसरा इलाज हो सकता है कि अगर मरीज में रिसेप्टर ही हाइपर एक्टिव हो गए हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिसेप्टर की फंक्शनिंग को डिक्रीज करवा दिया जाए, रिसेप्टर को रेसिस्टेंट करवा दिया जाए। ऐसी दवाइयां हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। पहली तो होती है लिथियम और दूसरी होती है डेमेक्लोसाइक्लिन। लिथियम अपने आप में मूड स्टेबिलाइजर है, और डेमेक्लोसाइक्लिन अपने आप में टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। दोनों का इस्तेमाल हम यहां पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों दवाइयां किडनी के अंदर पाए जाने वाले एडीएच रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम करते हैं, उनकी कार्यकुशलता को, कार्यक्षमता को कम करते हैं। क्लियर है सभी को? तो ये था एडीएच हार्मोन की बीमारियों के बारे में। ध्यान दें, हम हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ रहे थे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन्स होते हैं, पहला एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। हमने एडीएच के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ ली है कि एडीएच करता क्या है और उसके कम या ज्यादा हो जाने पर क्या क्या बीमारियां होती हैं और उनका मैनेजमेंट क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दूसरे हार्मोन का जिक्र करने वाले हैं, और दूसरा हार्मोन होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।